जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लें, डोमेन रेंज उनका क्लियर हो जाएगा, रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ रिलेशन की शुरुआत ही कार्टेशियन प्रोडक्ट से होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही शुरुआत करेंगे। मान लीजिए एक एलिमेंट कोई सेट लिया 1 2 3 और कोई दूसरा सेट लिया 3 और 4। अब हम अगर ए क्रॉस बी निकालना चाहें तो हम निकालेंगे 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर 2 और 3। ये मैं जल्दी से लिए कर रहा हूँ, करा चुका हूँ पहले। 2 और 3, फिर उसके बाद 2 और 4, फिर उसके बाद 3 और 3, फिर उसके बाद 3 और 4। ये सब के सब ए क्रॉस बी का एलिमेंट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट मिले और डेफिनेशन भी यही कहती है कि इसके पास 3 एलिमेंट, इसके पास 2 एलिमेंट, तो 3 × 2 दैट इज 6 एलिमेंट को ए क्रॉस बी में मिलना चाहिए था। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट भी मिल गए। अब हम बात करेंगे रिलेशन की। रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का, और सबसेट कितने प्रकार के हो सकते थे ये हम सेट थ्योरी में जान चुके। एम्प्टी सेट भी होता है, एक यूनिवर्सल सेट भी होता है, ठीक उसी प्रकार से यहां चलता है। इसके टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहला टाइप है इसका वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन या इसको एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, एम्प्टी रिलेशन माने उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। देयर इज नो एलिमेंट इन दिस रिलेशन, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को जनरली फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फाई हो गया, नल सेट। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल दीजिए बढ़िया सा, इसी सेट से, इसी ए क्रॉस बी से। मान लीजिए इसी से एक एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए इसी से ध्यान दीजिए। आर द कलेक्शन ऑफ ऑल ए एंड बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस 7 and A and B both belongs to A cross B, या ऐसे लिख दीजिए and A belongs to A and B belongs to B। अब आप बताइए, A तो इसमें से लेना है, A में से, B में से लेना है, और इन A और B को सेलेक्ट करने के बाद इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर्ड पेयर तैयार करने। अब आप गौर से सोचिए, अगर A पहले सेट का एलिमेंट है और पहले सेट से चाहे 1 ही क्यों ना ले लें, अगर 1 लिया तो B में 7 जोड़ने पर मिलना चाहिए। अब बचाओ, इसके किसी भी एलिमेंट में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो क्या मुझे यहां का कोई एलिमेंट मिल पाएगा? चाहे 3 में 7 ऐड करो तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे 4 में 7 ऐड करो तो भी मुझे यहां का कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल ही नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में 7 ऐड करने पर प्राप्त हो जाए। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इसी को हम फाई कह सकते हैं। एम्प्टी रिलेशन है ये, वॉइड रिलेशन है। समझे होंगे कि एम्प्टी रिलेशन क्यों कहा गया, कि ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल ही नहीं है। कैसा ऑर्डर्ड पेयर? जो इस कंडीशन को, इस सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई कंडीशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर एलिमेंट दे दे। एलिमेंट कोई नहीं मिला, ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस डेफिनेशन को मान सके करस्पॉन्डिंग सेट ए और बी के लिए। तो ये हमारा सेट कहलाया वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, इसके बाद एक सेट आता है यूनिवर्सल रिलेशन। एक और रिलेशन पढ़ते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हटाता हूं, जो चीज नोट करनी रहा करे अपने स्तर से वीडियो रोक के नोट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन जैसा कि आपको सेट थ्योरी में याद होगा, यूनिवर्सल सेट का मतलब था द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी गिवन सेट हुआ करते थे उनके सारे एलिमेंट का जब हम कलेक्शन करते हैं तब जो बड़ा सेट तैयार होता था उसे उनका यूनिवर्सल कह दिया जाता था, या उनका यूनियन कह दिया जाता था। हालांकि यूनियन और यूनिवर्सल दोनों अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों सेम जैसे होते हैं। यूनिवर्सल जब करते हैं तो करते तो यूनियन ही है, लेकिन यूनिवर्सल उस सेट को कह दिया जाता है, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कह दिया जाता है जो दिए गए सारे सेट का सुपर सेट होता है, उसको यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन की बात है। अभी वॉइड रिलेशन पढ़ा, देयर इज नो एलिमेंट इन दैट टाइप ऑफ रिलेशन,
तब वॉइड रिलेशन हो गया। अब हम यहां कहेंगे एवरी एलिमेंट इस रिलेशन का हिस्सा हो जाए, इस रिलेशन का एलिमेंट हो जाए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, तब हम उसे कह देंगे कि वही रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। मान लीजिए एक रिलेशन लिख दिया, यही रिलेशन सेम लिख देता हूं 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, सेम लिख रहा हूं देखिए 3 and 3, 3 and 4, ये भी एक रिलेशन है भाई। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, पेयर हैं सब, ये एक रिलेशन है। लेकिन क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो कि ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट करते थे वो आर में आ गए, तो इस रिलेशन को कह दिया जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। वो अलग बात है कि ये रोस्टर फॉर्म में समझ आ रहा है, चलो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बनेगा? सेट बिल्डर फॉर्म में लीजिए, मैं लिख देता हूं द कलेक्शन ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट टाइप ऑफ रिलेशन। मैंने लिख दिया कि एक पेयर उठा के लाइए कि फर्स्ट तो ए का एलिमेंट हो, सेकंड बी का एलिमेंट हो। तो जब एलिमेंट ए फर्स्ट का है, बी सेकंड का है, तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे वे सब के सब ए क्रॉस बी का ही हिस्सा बने होंगे। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कह दीजिए कि यदि आर की वैल्यू ए क्रॉस बी के बराबर आ गई, देन रिलेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? देन रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल, अगर आर की वैल्यू ए क्रॉस बी के बराबर आ गई तब हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कह देंगे। वॉइड रिलेशन समझ में आया कि ए क्रॉस बी से कोई एलिमेंट न लिया जाए। यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया कि जब ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट ले लिए जाएं या फिर ए क्रॉस बी के बराबर ही अगर आर हो जाए तब उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कह देते हैं। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन रही। अब हम बात करते हैं कुछ और रिलेशन की। और रिलेशन में इसको मिटाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि इसका अभी जरूरत और पड़ सकती है। ये ए था, ये ए क्रॉस बी था, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। चलिए, अब ए क्रॉस बी हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन हुआ, वॉइड रिलेशन हुआ। अब आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलते हैं वो आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से। हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन से और बड़े अच्छे मार्क्स देता है। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन समझने से पहले आपको 2-3 रिलेशन और समझने होंगे। मैं उनकी शुरुआत करता हूं। सबसे पहली बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है जब किसी रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों आइडेंटिकल हो जाएं, दोनों सेम हो जाएं, दोनों एक जैसे हो जाएं, तब उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे। इसकी डेफिनेशन को चाहो तो बड़े शॉर्ट में लिख सकते हो। ए रिलेशन, चलो मैं डेफिनेशन ही लिख देता हूं। ए रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप का रिलेशन? इन द फॉर्म ऑफ आर इज इक्वल टू ए एंड ए एंड ए क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी रिलेशन में यही तो कहा गया है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम है। ए एंड ए सच दैट, कलेक्शन ऑफ ए एंड ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। बस इतनी सी डेफिनेशन है। अगर किसी सेट ए पर मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट अगर बराबर हो जाएं तो उस रिलेशन को कह दिया जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल दीजिए, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2, मान लीजिए 3 3। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? दूसरा एग्जाम्पल 1 1, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? तो ये जरूरी नहीं है कि कितने एलिमेंट उसके अंदर हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन टारगेट है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट अगर सेम है तब उस सेट को, तब उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे। तो मैंने लिखा भी है, और रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ये इसकी डेफिनेशन थी। फर्स्ट डेफिनेशन इसकी ये रह गई, एक एग्जाम्पल भी इसका हो गया।
और ये इसकी सिंबॉलिक डेफिनेशन है। इसको ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं जो आगे आपको भी आगे बहुत हेल्प करेंगी जब आप बीएससी या एमएससी आगे करने जाएंगे। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको अच्छे से समझना सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रोस्टर फॉर्म दिखने में आसान होती है, ये दिखने में थोड़ी सी अजीब जरूर लगती है, लेकिन बेस है फर्दर स्टडी का। हमारा वर्ड रिलेशन हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन। अब शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब हम धीमे धीमे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बेस क्लियर होता जा रहा है, अब हम बढ़ते जा रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए, अच्छे अच्छे तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला अगला रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं कभी कभी। लगभग दोनों की डेफिनेशन सेम है। देखिए मैं अभी लिखता हूं, मैं लिखता हूं अ रिलेशन, कौन सा रिलेशन? R इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A एंड A सच दैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू B, ऑल for all collection of all A and A for all A belongs to A। अब आप कहेंगे पिछली जो डेफिनेशन थी वो भी तो कुछ ऐसे ही थी ना। पिछली डेफिनेशन में ये चीज नहीं थी, फॉर ऑल नहीं था। यानी पिछली डेफिनेशन में ये था, आइडेंटिटी रिलेशन में ये था कि बस पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम हो, वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट तो सेम हैं, साथ ही साथ ये जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट लिए जाने हैं, एक कोई एलिमेंट बचने ना पाए। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए A इज इक्वल टू दिया आपके पास 1 and 2। अब आपसे कहें एक रिलेशन तैयार कर रहा हूं मैं R 1 and 1, दूसरा रिलेशन तैयार किया मैंने R 2 and 2, मैंने तीसरा रिलेशन तैयार किया R 1 and 1 2 and 2। अब इसमें कौन सा रिलेशन क्या है मुझे बताइए। सबसे पहला एग्जाम्पल A था, R ये तैयार किया, इस सेट पर ये अगर R तैयार किया है, दोनों एलिमेंट सेम, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। दोनों एलिमेंट सेम, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। दोनों एलिमेंट सेम, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। लेकिन बशर्ते हमें ये देखना है इन तीनों को आइडेंटिटी रिलेशन तो कह सकते हैं, ढूंढना ये है कि इन तीनों में रिफ्लेक्सिव कौन है। आइडेंटिटी तो तीनों है, कंफर्म हो गया, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम। अब रिफ्लेक्सिव कौन है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए। इस ए के सारे एलिमेंट अगर अपने जैसी इमेज दे रहे हैं, सारे एलिमेंट, इसमें 1 और 2 दो एलिमेंट थे, तो ऐसा रिलेशन ढूंढो जिसमें ये दोनों एलिमेंट अपनी इमेज देते हो। 1 ने भी अपनी इमेज दी और सेकंड एलिमेंट 2 ने भी अपनी इमेज दी, तो इस रिलेशन को हम कह देंगे, ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है? आइडेंटिटी भी है, ये आइडेंटिटी भी है और यही रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। क्यों हो गया रिफ्लेक्सिव? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में कहा गया था सारे एलिमेंट अपनी इमेज दें, सेम इमेज दें अपने जैसी, सारे एलिमेंट, तब रिफ्लेक्सिव। और अगर सेम एलिमेंट है, सारे एलिमेंट की कंडीशन अगर नहीं है, केवल सेम इमेज की कंडीशन है, तब उस रिलेशन को कह दिया जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। अब मैं इसको आसान शब्दों में कहूं, हमारे गुरुजी कहते थे कि हर बाप बेटा होता है, लेकिन हर बेटा बाप होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही इसमें समझ लीजिए कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों कन्वर्स इज नॉट ट्रू? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी नहीं है। देखिए ये आइडेंटिटी है, बिल्कुल है आइडेंटिटी, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। ये वाला आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा उसे आइडेंटिटी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव हो। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक दूसरा रिलेशन लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आज खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में फिर लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज अभी चल रहे हैं थोड़ा सा और, ये हुआ रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक जैसा कि देखिए लग रहा है सिमेट्रिक रिलेशन, मेरे जैसा ए के जैसा बी, बी के जैसा ए, ऐसा कुछ। तो एक रिलेशन लिखते हैं, ए रिलेशन
R इज इक्वल टू ए बी, देखिएगा मैं क्या ले रहा हूं, R में ए बी रहते हैं, ये ऐसे मत कहिए, इसको दूसरे तरीके से लिखिए। ए रिलेशन is said to be reflexive relation, is said to be symmetric relation. सिमेट्रिक रिलेशन हम कह देंगे इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, कब, जब ए रिलेट हो जाए बी से एंड बी रिलेट हो जाए ए से, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए एंड बी, या फिर ऐसे कह लीजिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। चलिए ये सबसे अच्छा रहा, ये डेफिनेशन आपकी बन गई कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ए क्रॉस बी में रहते हैं उनके लिए, या फिर ए क्रॉस बी इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल ए एंड बी, बस इतना भी ठीक है। ए और बी के लिए हम जिस सेट पर ये रिलेशन डिफाइन है, उस सेट पर ए अगर बी से रिलेट है और बी भी अगर ए से रिलेट हो जाए तब हम सिमेट्रिक रिलेशन कह देंगे। एग्जांपल लेते हैं एक, मान लीजिए मेरे पास एक सेट था ए 1 2 एंड 3, मैंने एक रिलेशन बनाया, 1 2 लिया, 2 1 लिया, 2 3 लिया और 3 1 लिया, छोड़ दिया, बस इतना ही। मैंने दूसरा रिलेशन बनाया, 1 2 लिया और 2 1 लिया, छोड़ दिया। एक और रिलेशन बनाया, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2। फिर मैंने एक और रिलेशन लिया, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2 और 1 के साथ 3 और 3 के साथ 1। अब इसमें से कौन सा रिलेशन क्या है, देखिए, अब इसमें से कौन सा रिलेशन क्या है ये पता करना है। ए ये दिया था, रिलेशन हमने 3 4 बना लिए। डेफिनेशन ये कहती है अगर पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेट हो रहा है और दूसरा एलिमेंट पहले से रिलेट हो रहा है, पहला एलिमेंट दूसरी इमेज दे दे और दूसरा एलिमेंट पहले की इमेज दे दे, तब हम उसे कह देते हैं कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। देखिए ये एक इसको इमेज दे रहा है, 2 ने इसकी इमेज दे दी, 1 2 है, 2 1, 2 3, 3 2 नहीं है यहां, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगला ढूंढिए, 1 ने 2 दिया, 2 ने 1 दिया, ये सिमेट्रिक है। 1 ने 2 दिया, 2 ने 1 दिया, 2 ने 3 दिया, 3 ने 2 दिया, बिल्कुल सिमेट्रिक। ए जिसे दे रहा है बी को तो बी दे दे ए को, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। और अगला 1 2 2 1 2 3 3 2, ये भी सिमेट्रिक हो गया। 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3, मतलब कहने का ये, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड हो जाए, इस टाइप के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, मान लीजिए रिलेशन है इक्वल का, रिलेशन ऑफ इक्वलिटी या इक्वल, रिलेशन ऑफ इक्वल, जो बराबर का रिलेशन होता है वो क्या होता है। जैसे आपने कहीं लिखा ए बराबर है बी के, ये रिलेशन है इनके बीच में कि ए बराबर है बी के, तो ये बात सत्य है 100% कि बी भी बराबर होगा ए के। तो ए का संबंध बी से था, ए बराबर बी के, तो बी का भी संबंध ए से हुआ। तो इसका मतलब ये जो बराबर का रिलेशन है कैसा है, इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं ये जो रिलेशन है कौन सा, इक्वल का रिलेशन, ये जो रिलेशन है इज सिमेट्रिक रिलेशन। और इसी से देखिए एक चीज और क्लियर होगी अभी, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा, यही इक्वल का रिलेशन। चेक करिए, अगर ए बराबर है बी के, इनके बीच में रिलेशन है, मैं चाहूं तो इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकता था, ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दैट ए इज इक्वल टू बी। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा रिलेशन जो इस प्रकार से परिभाषित है कि ए बराबर है बी के, तब मैं कहता हूं कि 100% ऐसा होगा कि कोई एलिमेंट खुद के बराबर तो होगा ही होगा, कोई एलिमेंट खुद के तो बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेटेड है ए से, जब ए बी के बराबर था तो ए रिलेटेड था बी से, और जब ए खुद के बराबर है
तो ए रिलेटेड होगा खुद से, और जब कोई रिलेशन खुद के एलिमेंट को खुद से रिलेट कर देता है, उसी रिलेशन को तो हमने अभी थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्सिव कहा था। तो इसका मतलब ये जो बराबर का रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बड़े गौर से सोचिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो जाए, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाया। एक एलिमेंट दूसरे से और दूसरा एलिमेंट पहले से रिलेट हो जाए, वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाया। एक एग्जांपल ये, वो एक आध और लेंगे अभी एग्जांपल, तो इसको हटाएं पहले। उसके बाद अभी एक रिलेशन और खत्म करना है, फिर आज का लेक्चर यहीं रोक दिया जाएगा। अभी ट्रांजिटिव रिलेशन और रह गया, उसे हवा में उड़ाते हैं। देखिए, मैं लेता हूं मान लीजिए ग्रेटर देन का रिलेशन, या चलो परपेंडिकुलर का रिलेशन लेते हैं। एक कोई लाइन है ए बी, या लाइन का नाम दे दो एल, एल माने एक लाइन और एम माने दूसरी लाइन। एक लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के, और ये रिलेशन एल रिलेट है एम से, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दैट। ये मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसे मान लो आप। एक लाइन रिलेटेड है दूसरी लाइन से, कैसे कि वो लंबवत है दूसरी लाइन के। अब दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के प्रति, तो इससे ये तो जरूर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि एल अगर एम पर परपेंडिकुलर है तो एम भी तो परपेंडिकुलर होगी एल पर। भाई मैं ऐसे मान लीजिए कि एक इसके साथ 90 अंश का कोण बना रही है, ये एल है और ये एम है, तो ये 90 डिग्री का कोण एल ने बनाया एम के साथ, या फिर यूं कहो एम ने बनाया एल के साथ, एक ही बात। तो यही कह रहा हूं, एम परपेंडिकुलर है एल के, इंप्लाइज दैट एम भी तो रिलेट हो गया एल से, और जब एल रिलेट था एम से और उल्टा प्राप्त हो रहा है एम रिलेट है एल से, इसका मतलब ये जो रिलेशन है परपेंडिकुलर का, दिस रिलेशन इज, जब अच्छा ए बी से बदला बी ए से बदला, इज सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, सिमेट्रिक का मतलब ए बी से रिप्लेस हो जाए, बी ए से रिप्लेस हो जाए, ऐसे सारे रिलेशन सिमेट्रिक कहलाते हैं। एक और छूटा, उसे भी खत्म कर ही लो, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या लिख दिया, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, ट्रांजिटिव संक्रामक रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। और जैसे संक्रामक बीमारियां होती हैं, मैंने खांस दिया बी को खांसी हो गई, बी ने खांस दिया सी को खांसी हो गई, सी ने खांस दिया डी को खांसी हो गई, ठीक वैसा ही रिलेशन है। इसमें दिया है इफ ए अगर रिलेटेड है बी से एंड बी अगर रिलेटेड है सी से, देन आर इज said to be reflexive relation if and only if, या if and only if नहीं, if A is related to C. This is the definition of the, मैंने रिफ्लेक्सिव लिख दिया, ट्रांजिटिव रिलेशन। हम ट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब ट्रांजिटिव माने संक्रमक हो जाएगा। ए का संबंध था बी से और बी का संबंध था सी से, तो ए का डायरेक्ट संबंध अगर सी से हो जाए, ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध कहते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, ए रिलेट है बी से, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दैट कि ए बराबर है बी। सबसे आसान एग्जांपल यही है, ए बराबर है बी के। एक ऐसा संबंध है कि ए बराबर बी के हो जाए। अब इसको हम ये चेक करना चाहते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। चेक करिए। सबसे पहले हम तो आज ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं ना, तो ए रिलेट है बी से, ए बराबर बी, और अगर इसी प्रकार मैं कह दूं बी रिलेट है सी से, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कि बी बराबर है सी के। ए बी से रिलेट था तो ए बराबर बी, और बी सी से रिलेट होगा तो बी बराबर सी। अब इन दोनों को गौर से देखिए, इन दोनों को देखकर आप क्या कह देंगे, तुरंत कह दोगे इन दोनों को देखकर कि ए बराबर बी और बी बराबर सी इंप्लाइज दैट ए बराबर हो जाएगा सी के, और अगर ए सी के बराबर हो गया, इसका अर्थ ये है ए इज रिलेटेड टू सी।
और यही तो डेफिनेशन कह रही है कि अगर ए बी से रिलेट है और बी सी से रिलेट है और आपका अगर ए डायरेक्ट सी से रिलेट हो जाए तब कह दिया जाएगा कि जो रिलेशन है कौन सा, इक्वल वाला रिलेशन। तो इस रिलेशन को, इक्वल वाले रिलेशन को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए कहा जा सकता है दिस इक्वल का रिलेशन इज ट्रांजिटिव। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन का, इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तक अभी हम पहुंचे नहीं है, लेकिन एक हल्की सी झलक आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और ये एग्जाम में हमेशा आता है। आज हम रिफ्लेक्सिव जान गए, खुद का खुद से रिलेशन, सिमेट्रिक जान गए ए का बी से तो बी का ए से रिलेशन, वो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव जान गए ए अगर बी से और बी अगर सी से है तो ए डायरेक्ट अगर सी से रिलेट बना ले तो इस प्रकार के सारे रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको और देता हूं, फिर कहानी समाप्त हो जाएगी। न्यूमेरिकल एग्जांपल इसका एक ले लीजिए। देखिए अब मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूं एक साथ। r इज इक्वल टू 1 1, r इज इक्वल टू ए, मान लीजिए 1 और 2 है, यहां पर 1 and 2 इस सेट के लिए, इस ए सेट की बात कर रहा हूं अगर, तो ए ये है 1 1 2 2 और मान लो जी इसके, ये तो रहा इसकी बात। अब एक नया रिलेशन r 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3, इसको बंद किया अलग, एक और रिलेशन बनाया 1 2 2 3 1 3, एक और रिलेशन बनाया 1 2 2 3 3 4 और बस करिए। चलिए अब इसमें से ढूंढिए कौन सा रिलेशन कैसा है। सारे रिलेशन हम पढ़ चुके। पहला रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जब सेम रहते हैं तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। सेकंड वाला देखिए, अगर 1 1 और 2 2 है तो आइडेंटिटी तो ये है ही, ये आइडेंटिटी भी है, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों एलिमेंट की सेम इमेज दे रहा है। कौन से दोनों एलिमेंट? जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड था, ए में 1 और 2 एलिमेंट थे तो 1 के लिए भी सेम और 2 के लिए भी सेम, तो इस सेट को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहेंगे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस पर आओ, 1 1 पर है, 1 2 पर है, तो 1 ने 2 दिया तो 2 ने अगर 1 दिया है कि नहीं दिया है, 3 ने 1 दिया और 1 ने भी 3 दे दिया, ये भी रिवर्स ऑर्डर में मौजूद है, ये भी रिवर्स ऑर्डर में मौजूद है और ये खुद का रिवर्स है ही है। दैट मीन्स ए बी से रिवर्स होता है, उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इस वाले की बात करिए, 1 2 से हो रहा है, 2 का टू का रिवर्स नहीं है ना 2 1 इसमें, तो सिमेट्रिक तो ये नहीं है। और 1 1 के साथ इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी नहीं है, ना सिमेट्रिक है ना आइडेंटिटी है। फिर देखिए क्या ट्रांजिटिव है, 1 2 पर गया, 2 3 पर गया, तो 1 को डायरेक्ट 3 पर जाना चाहिए, मौजूद है, 1 डायरेक्ट 3 पर जाने वाला मौजूद है। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन आपका ये हो गया। इस वाले को देखो, 1 गया 2 पर, 2 गया 3 पर। अब 1 को अगर 3 पर ले जाने वाला एक पेयर होता है, नहीं, लेकिन 1 को 3 पर ले जाने वाला पेयर नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा कोई बताएगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 से होता, 2 2 से होता, 3 3 से होता, 4 4 से होता, तब वो रिफ्लेक्सिव बनता। सिमेट्रिक नहीं बन पा रहा क्योंकि 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ नहीं है, आपस में ए भी नहीं बदल पा रहे, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाया क्योंकि 1 2 पर गया, 2 3 पर गया, तो 1 को 3 पर जाने वाला कोई एलिमेंट यहां नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और रिलेशन की एक बहुत अच्छी आधारशिला रख दी गई है। अब नया लेक्चर जब भी शुरू होगा तब हम इसमें डालेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक बेसिक नींव इक्विवेलेंस रिलेशन की तैयार हो चुकी है। तब तक के लिए रिलेशन के इनको सबको रिवाइज करिए। मिलते हैं नए लेक्चर में। नमस्कार।